सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज हम क्या कर रहे हैं बेटा? आज हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का, ठीक है। जितना भी बेटा हमने टॉपिक अभी तक कंप्लीट किया हुआ है ना, उसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ बेटा, फ्रॉम द फर्स्ट क्लास से लेके हमारी कल तक की क्लास में हमने क्या क्या रिवाइज किया था, ठीक है, मतलब क्या क्या पढ़ा था, उन सबको हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स। कोई बताएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या होता है? बिल्कुल, जब आप चार्जेस की स्टडी करते हैं रेस्ट पे तब उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। वह जब चार्ज रेस्ट पे होता है तब वो आप अपने आसपास बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ठीक बात है। जब वो बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब वो अपने आसपास क्या बनाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। एंड बेटा जब वो साथ साथ एक्सेलरेट भी कर रहा है, जब वो साथ साथ एक्सेलरेट भी कर रहा है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा बेटा। एंड सिंस बेटा एक्सेलरेट करने में एनर्जी लगेगी तो बेटा वो उस एनर्जी को शो करेगा बाय रेडिएटिंग ईएम वेव्स, है ना, ईएम वेव्स को रेडिएट करके। इतनी चीज़ क्लियर है? चलो बेटे बात करते हैं इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने पढ़ा था क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की जो कि बेटा उस मैटर को एक्सपीरियंस करवाती है, क्या? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को। सिंपल सी बात थी, हमने बताया था बेटा कि चार्ज को बेटा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है क्यू से, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें थी बेटा। क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा कि चार्ज इज इक्वल्स टू बेटा करंट इनटू टाइम, है ना, याद रहेंगी ये सारी चीज़ें बेटा। इसी से हमने यूनिट कैलकुलेट कर ली थी, एम्पियर सेकंड यूनिट होती है, लेकिन हमने ऐसा यूनिट बेटा किसको कह दिया था? कूलम को कह दिया था। सिंपल सी बातें थी। देखो ऐसा यूनिट क्या थी? कूलम थी, है ना। सीजीएस यूनिट कौन थी भाई? सीजीएस यूनिट थी एक मिनट, हाँ, सीजीएस यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बिगेस्ट यूनिट थी बेटा फैराडे, कौन थी? फैराडे थी। एंड बेटा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट थी बेटा एबी कूलम, है ना बेटा। इसके बाद हमने कुछ रिलेशन पढ़े थे। इन रिलेशंस को बेटा आप देख लें, आप अच्छे तक, ठीक है, आपने कॉपी में उतार लिए होंगे, पढ़ लेना इनको। इसमें से इंपॉर्टेंट ये फैराडे वाला हो जाता है कि 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। क्लियर है? उसके बाद बेटा हमने क्या किया था बेटा? हमने इसकी डायमेंशंस देखी थी, 80 की डायमेंशन आई थी, है ना। इसके बाद बेटा हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ये तो क्वेश्चन बेटा बकवास लेवल का क्वेश्चन था। चुपचाप बेटा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम बेटा इसको नॉर्मली ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा। इसके बाद हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा था कि बेटा पार्टिकल है, उसका मास, उसका चार्ज। आई होप ये टेबल आपको यार ऑलरेडी याद होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है ना, न्यूट्रॉन क्या होता है, इनके चार्जेस वार्जेस सब याद होंगे आपको, आई होप सो। इसके बाद बेटा हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा था, और उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने आपको बताया था बेटा कि जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं बेटा वो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो रहते हैं बाहर, है ना। और इसीलिए बेटा जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, देखो ये न्यूक्लियस है बेटा। न्यूक्लियस प्रोटॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है, इतनी ज़्यादा फोर्स लगाता है कि बेटा एक एटम के अंदर से प्रोटॉन को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन बेटा सिंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, है ना, हाँ अब सही है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बेटा सिंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन ईजिली बेटा, कभी कभी ईजिली नहीं, कभी कभी थोड़ा मुश्किल से भी, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली बेटा इट इज़ पॉसिबल कि हम इलेक्ट्रॉन को आइटम से बाहर कर दें। और बेटा ऐसा ही होता है, किसी भी बॉडी के पास बेटा अगर कोई जाएगा तो वो होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई भी थी। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था दो तरह के चार्जेस हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। उसके बाद बेटा मैंने आपको ये बताया था कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। प्रोटॉन के पास बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता है। बेटा हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज़ की। बेटा हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज वाई चार्ज क्या है? ट्रांसफरेबल है। दूसरी चीज़ बेटा मास एसोसिएशन। बेटा चार्ज जो है वो किसी ना किसी मास के पास होगा, ऐसे हवा में चार्ज रह नहीं सकता। तीसरी चीज बेटा इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। स्पीड के साथ बेटा चार्ज मूव नहीं करेगा, है ना, मतलब चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। स्पीड के साथ बेटा चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मूव गलती से निकल गया, है ना। मतलब अगर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास है ना, 2e का चार्ज हमारे पास है बेटा, तो उसको 100 किलोमीटर किसी, जैसे मान लो ये ए बॉडी है मेरे पास, इस ए बॉडी के पास 2e का चार्ज है, तो मैं इसको 100 किलोमीटर पर सेकंड से भी भगा दूंगा ना, अगर ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से ही मान लो मैंने भगा दिया सी से, है ना, तब भी बेटा ये 2e ही रहेगा, है ना। अब सही है, देखो 2e ही है ना, तो कंफ्यूजन हो रही थी। तो 2e का चार्ज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बढ़ जाए या कम हो जाए,
समझ में आ रही है सारी बातें? सिंपल सिंपल सी बातें थी यार। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने बताया था बेटा कि अगर एक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ जो कि आइसोलेटेड है, जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति ने, है ना, किसी तीसरी चीज़ ने इंटरफेरेंस नहीं करी, तो यार टोटल चार्ज कंजर्व ही रहेगा, चाहे आप किसको भी कितना चार्ज दे दो। मान लो आपने 2 कूलम का ए बॉडी से निकाल के बी बॉडी में फेंक दिया, बी का 3 कूलम निकाल के ए में फेंक दिया, बेटा फिर भी टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व ही रहेगा। हमने बेटा कंजर्व इस पर एक क्वेश्चन भी कर लिया था, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने बात करी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। मैंने आपको बताया था बेटा हर एक वैल्यू का चार्ज पॉसिबल नहीं है ना, कुछ ही वैल्यू के चार्ज पॉसिबल हैं। कौन कौन सी? 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, सिर्फ इन बेटा वैल्यू के चार्जेस पॉसिबल होते हैं। एंड मैंने आपको बेटा इसका फॉर्मूला ही बताया था बेटा कि मान लो एक बात खुद सोचो बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है? E का चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन, इसको ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना यूनिटरी फॉर्म के मेथड में लिख लेते हैं, जिससे आपको समझने में ना आसानी हो जाए, है ना। देखो 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है? E का चार्ज है। कितने का चार्ज है? E का चार्ज है। तो मुझे बताओ N इलेक्ट्रॉन के पास कितने का चार्ज होगा? N इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होगा Ne का। सही कह रहा हूँ मैं? और बेटा एक बात बताओ, मैंने किसी बॉडी के अंदर ये Ne इलेक्ट्रॉन घुसा दिया अगर अंदर, तो उसके ऊपर कुछ चार्ज भी आया होगा, तो वो चार्ज कितना है बेटा? लेट से वो चार्ज Q है, तो Q कितना होगा बेटा? Ne चार्ज ही तो होगा, क्योंकि N इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना था? Ne था। आ गई बात समझ में? सिंपल सी बात है, यहीं से फॉर्मूला निकल के आया Q इज टू NE। मुझे अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं भी आया ना अभी ढंग से, तो भी बेटा आपको अब समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ये मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया था बेटा? बिकॉज बेटा इलेक्ट्रॉन लूज भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे तो बेटा पॉजिटिव का चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे तो नेगेटिव का चार्ज। एंड आई होप आपको बेटा सारी बातें अब अच्छे तरीके से समझ में आती होंगी, अब कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आती होगी, है ना। एडिटिविटी ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो ये भी बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है भाई इसके अंदर सर? कि हम नॉर्मली चार्जेस को ऐड कर सकते हैं, हमको वेक्टर लॉ, है ना, क्योंकि वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज चार्जेस क्या होते हैं? स्केलर होते हैं। दूसरी चीज बेटा अट्रैक्शन रिपल्शन लॉ, सबको पता है, लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, एंड अनलाइक चार्जेस बेटा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल चीज थी। चलो अब मैं चाहूंगा बेटा, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले तो आप ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, फिर हम करते हैं। तो आई होप आपने यार क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, अपना आंसर मैच करना, है ना। और अगर कैलकुलेशन में मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे को प्लीज़ बता देना, है ना। चलो देखते क्या क्वेश्चन है। एक पॉलीथीन का पीस था जिसको हमने रब किया वूल से। किससे रब किया यार? वूल से रब कर दिया, एंड हमने पाया कि उसके पास नेगेटिव चार्ज आ चुका है। कितने का चार्ज आ चुका है? Q क्वेश्चन में गया ना, 3 × में 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज आ चुका है। एस्टिमेट करो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। देखो यार बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है Q इज NE, है ना। कितना चार्ज गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 3 × में 10⁻⁻7 का। N क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N तो निकालना है। और E तो यार सबको पता है 1.6 × में 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो निकाल लो ना यार। N कितना आएगा? 3 × में 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 1.6 × में 10⁻⁻19। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी मर्जी, आपको करना है तो करो, वरना आप सॉल्व भी कर सकते हो। मैंने क्या किया ना, मैंने 1/1.6 × में 10⁻⁻19 इस वैल्यू को यार मैंने याद कर रखा है, ठीक है। ये किसके इक्वल होती है? 6.25 × में 10⁻18 के इक्वल आती है वैल्यू, ठीक है। तो देखो ना, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, है, बताना मुझको आप, क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ×1, है ना। तो देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा बेटा शायद से कि ये वाली वैल्यू ये सेम बन चुकी है। आ गई बात समझ में? तो अब मुझे बताओ N क्या आ जाएगा फिर? N आ जाएगा बेटा 3 × में 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू कितनी थी? 6.25 × में 10⁻18। क्लियर हुई ये चीज़? अब बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, कर लेते हैं। ठीक है, 5 × 3 = 15, 3 है ना, 3 × 2 = 6, 7, 18.75 और जीरोस का खेल खेल लो तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग तो 11 आ जाएगा। बताओ सही आया आंसर हमारा? बिल्कुल बेटा यही आंसर है इस क्वेश्चन का, है ना। एंड आई होप आपको समझ भी आ गया होगा बेटा। NCERT का क्वेश्चन है। अच्छा ये तो ए पार्ट था ना, है ना, जिसमें हमको N निकालना था, ये ए पार्ट था भाई। अब बी पार्ट क्या कह रहा है बेटा? बी पार्ट कह रहा है बेटा कि क्या कुछ इलेक्ट्रॉन भी क्या कुछ मास भी ट्रांसफर हुआ है। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो एक बात बताओ मुझको, मान लो ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, ये ए है ये बी है बेटा, मैंने इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन भेज दिए। क्या भेज दिए? कुछ इलेक्ट्रॉन भेज दिए। तो एक बात बताओ, अगर इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उन इलेक्ट्रॉन का मास भी तो गया होगा ऑब्वियसली यार। एक बात बताओ, मैं अपने दोस्त को 1 रुपये का कॉइन दे दूं तो उसका मास बढ़ जाएगा ना? क्यों बढ़ जाएगा बेटा? अब उसके जेब में वो कॉइन है मान लो, तो बेटा पहले तो उसका मास और साथ साथ उस 1 रुपये का मास भी तो बढ़ गया। तो ये तो चीज़ कह रहा हो बेटा, इलेक्ट्रॉन आए अगर इस बॉडी के पास तो इलेक्ट्रॉन का भी तो मास आ गया ना अब इसके पास। तो यही पूछ रहा है कि बताओ कितना मास उस बॉडी के ऊपर बढ़ गया होगा। तो बेटा तो सिंपल है,
हमको एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, अगर हमको ये पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो हम उसको एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। और अभी हमने निकाला बेटा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इतने ही तो हुए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, बहुत ही गंदा डब्बा बना है ना, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं। तो आ जाओ बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऐसे लिखना आप, मास ट्रांसफर है ना, कितना मास ट्रांसफर हुआ है भाई, n मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में, n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। n कितना आया था बेटा हमारा, देखो आप खुद देखो 18.75 है ना, 18.75 इंटू में 10 टू द पावर 11 आया था। और me कितना है 9.1 इंटू में 10 टू द पावर -31 kg। अब देखो भाई इससे तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, इस पॉइंट 1 को ना हम गायब कर देते हैं, देखो ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल लो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं कितना आंसर हमारा आने वाला है। देखो 9 5 जाए 45, सही कह रहा हूँ, 9 ठीक है, 9 7 जाए 63 एंड 67 आ जाएगा यहाँ पे, 9 8 जाए 72 है ना, 76 आ जाएगा, 9 1 जा 9 एंड यहाँ पे 76 आया ना, 9 1 जा 9 10 एंड 16, कुछ इतना आंसर आना चाहिए, ये 0 हो जाएगा, ये 2 -20 kg आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो यार कैलकुलेशन है, अगर मैंने कुछ गलत भी कर दिया होगा ना तो आप बता देना, मैं एक बार वैसे कैलकुलेटर से भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहता यार कि कुछ गड़बड़ हो जाए यहाँ पे, है ना। एक बार देख लेते हैं, 18 पॉइंट क्या था 75 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, 168.75 आया, देखा हमने कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ करी थी, आप देख लेना, ठीक है, 168.75 इसका आंसर आएगा, है ना। एंड आई थिंक माइनस की तो कोई गलती हमने करी नहीं होगी। तो आई होप समझ में आ गया। अगर आपको पहला क्वेश्चन, देखो कुछ भी नहीं था, सबसे पहले हमने n निकालने को कहा, इन्होंने हमने n निकाल लिया, फिर उन्होंने कहा क्या कुछ मास भी बड़ा होगा। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं एक बॉडी को n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो उन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी तो होगा, बिल्कुल होगा सर, वही उतना ही मास बढ़ जाएगा बेटा। आया ही समझ में क्वेश्चन, बताओ, है ना, ये सा क्वेश्चन था बेटा। चलो अब बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दैट इज, यार क्या हो रहा है ये, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। Q इज इक्वल्स टू बेटा n ही होता है, सही कह रहा हूँ बेटा, n की जगह पे क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 6 आ जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है ना। इतने तो इलेक्ट्रॉन देखो ना, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं ना, तो बेटा n तो दे रखा है, और E तो हमको पता ही है 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 होता है, तो निकाल लो भाई Q कितना आएगा, 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -12, है ना, नहीं गलत कर दिया, 13 आएगा सर, हाँ अब सही, अब सही है, सही कह रहा हूँ। तो बताओ समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। देखो कुछ भी ना क्वेश्चन के अंदर आपको n ऑलरेडी दे रखा था, है ना, एंड उसके थ्रू बेटा हमने क्या निकाल लिया, Q भी निकाल लिया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4, पक्का। चलो अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन बेटा मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। सर ये कैसा क्वेश्चन है, पहले तो आप ट्राई करो यार खुद से, आई होप आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, है ना। नहीं भी होता तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, देखो Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है, सही कह रहा हूँ मैं। अब देखो इस क्वेश्चन ने क्या बोला, अगर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन थे जो कि बेटा एक बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बेटा हमको ऐसा लग रहा है कि n की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, लेकिन ये क्या है एवरी सेकेंड, ये क्या है सर एवरी सेकेंड, मतलब बेटा हर 1 सेकेंड के अंदर, हर 1 सेकेंड के अंदर बेटा 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन बाहर भाग रहे हैं। ओके सर, दिस इज, अगर आप ये सोच रहे हो कि 10 टू द पावर 9 n है तो ये गलत बात है बेटा, n नहीं है, ये कुछ और है, ये हमको देखना पड़ेगा क्या है ये, ठीक है। तो बेटा कह रहा है कि कितना, कब बेटा कितना टाइम बाद हमारे पास 1 कूलम का चार्ज आएगा। तो देखो Q की जगह तो हमको दे रखा है 1 कूलम, सही है सर, 1 कूलम हमको बेटा Q की जगह दे रखा है, लेकिन बेटा हमको n दे ही नहीं रखा, हमें n नहीं दे रखा बेटा, हमें दिया हुआ बेटा n डिवाइडेड बाई t, है ना, n बाई t दे रखा है बेटा हमको। आ रही है वाली बात समझ में, 10 टू द पावर 9 बेटा ne, ठीक है। अब देखो एक और आसान तरीका बताऊँ मैं आपको ना एक आसान तरीका बताता हूँ बेटा, आपको पता है Q इज इक्वल्स टू n होता है, सही कह रहा हूँ मैं बेटा। मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों तरफ डिवाइड करवा देता हूँ टाइम से, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, देखो ना टाइम से टाइम तो कैंसिल हो ही जाएगा, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लेते हैं हम, है ना। अब एक बात आओ, क्या Q की वैल्यू मुझको ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सर, कितनी गिवन थी, हमको गिवन थी सर 1 कूलम गिवन थी, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना था बेटा, टाइम तो हमको निकालना है सर,
सही है बेटा। n/t इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 10⁻⁹। ओके सर, अब हमको समझ में आ गया क्वेश्चन। मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। खत्म क्वेश्चन। टाइम की जगह आ जाएगा 1/10⁹ है ना। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1/1.6 इंटू में 10⁻⁻19। सही कह रहा हूँ मैं, ये आएगा टाइम। इसको सॉल्व कर लो बेटा। ये अभी अभी मैंने आपको बताया था बेटा, इसको सॉल्व करके क्या आता है 6.25 इंटू में 10⁻18 आता है ना। ये 10⁻9 बन जाएगा। सॉल्व वॉल्व तो कर ही लोगे यार, आई होप सो। बड़े बच्चे हो गए अब तो, है ना। कूलम लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी, सेकंड्स आएगा यहाँ पे। तो इतने सेकंड्स लग जाएंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन। हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, देखो कॉन्सेप्ट क्या आता है इस क्वेश्चन का बेटा, Q इज इक्वल्स टू एन ही होता है। सही कह रहा हूँ मैं। Q को अब बेटा हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया टाइम से। और आप क्वेश्चन में देखो बेटा, आपको क्वेश्चन में साफ क्या रखा है बेटा कि हर 1 सेकंड के अंदर 10⁻9 है ना, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर भाग रहे हैं। आ गई बात समझ में। तो बेटा वही तो कह रही है, n/t कितनी वैल्यू दे रखी थी, 10⁻9 है ना। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। आ गई बात समझ में। तो यही तो गिवन था क्वेश्चन के अंदर। तो बस बेटा हमने डिवाइडेड बाय टाइम करा एंड बेटा फिर हमारे पास भी आ गई थी वैल्यू। क्लियर हो रही है ये चीज़। देखो ना, n/t हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, e की वैल्यू पता होती है, q भी गिवन था, टाइम हमने निकाल लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आपको बस समझ में आनी चाहिए चीज़ें, है ना। एंड आई होप आपको बेटा आ भी रही हैं समझ में। चलो एक और क्वेश्चन है, पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। ये अल्फा है ना, पता होगा ना अल्फा पार्टिकल, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने अल्फा पार्टिकल। इफ 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स आर इजेक्टेड फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी पर सेकेंड, देन आफ्टर विच, क्या लिखा है एक मिनट सॉरी, देन टाइम आफ्टर, हाँ ठीक है, देन टाइम आफ्टर विच द बॉडी विल एक्वायर अ चार्ज ऑफ -4.8 नैनोकूलम। ये क्या है सर, नैनोकूलम है वो, ठीक है। चलो पहले तो हमको इतना पता चल गया, इस बार इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं चल रही, इस बार बात चल रही है अल्फा पार्टिकल की। और बेटा अगर आपने नहीं पढ़ा ना अल्फा पार्टिकल क्या होता है केमिस्ट्री में, तो बहुत ही कम पढ़ कर आएगा बेटा केमिस्ट्री आप, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ बेटा। अल्फा पार्टिकल बेटा इज़ नथिंग बट, ये होता है बेटा न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। सर है, क्या कह रहे हो सर, मतलब मैं बताता हूँ बेटा आपको। देखो बेटा मान लो ये न्यूक्लियस है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास, पता है ना। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उड़ा दो, क्या कर दो, गायब कर दो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को। मतलब बेटा ये बाहर भाग गए इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, तो बेटा खाली क्या बचा, बाहर तो कुछ रहा नहीं अब, है ना। तो बेटा खाली न्यूक्लियस ही तो बचा हीलियम का। तो बस यही चीज़ है। और बेटा आपको पता होगा हीलियम कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर भगा दूँ तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, He2+ का। तो आपको समझ में आनी चाहिए बेटा ये वाली बात कि जो अल्फा पार्टिकल होता है उसके ऊपर कितने का चार्ज होता है, 2e का चार्ज होता है। कितने का चार्ज होता है, 2e का चार्ज होता है। क्लियर है ये चीज़, बताओ समझ में आ गई इतनी बात। अब बेटा मैंने आपको हिंट दे दिया, आप खुद सॉल्व करो, ट्राई करो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलो आई होप आपने कर लिया होगा ट्राई, नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ बेटा, सेम पिछले कॉन्सेप्ट जैसा ही बेटा, Q इज इक्वल्स टू एन ही कर दो, है ना, दोनों तरफ डिवाइड कर दो बेटा टाइम से। सही है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा, न्यूट्रल बॉडी पर सेकेंड, है ना, मतलब बेटा फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा पर यूनिट टाइम गिवन है, और कितना गिवन है, 10⁻10 गिवन है। फिर से सेम ही तो क्वेश्चन है ना। एंड बेटा इस बार -4.8 नैनोकूलम का वो लेकर आना है चार्ज। तो देखो Q की जगह पे क्या है, 4.8 नैनोकूलम, है ना। एक काम करते हैं हम, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आसानी हो। 4.8 इंटू में 10⁻⁹ है ना, नैनोकूलम था ना, नैनोकूलम को बेटा कूलम में हमने कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 4.8 नैनोकूलम का मतलब क्या है, 4.8 इंटू में 10⁻⁹ कूलम, है ना। मैं यहाँ से कूलम रब कर रहा हूँ बेटा, वरना फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में गड़बड़ होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सर हमको। डिवाइडेड बाई टाइम एज इट इज, n/t की वैल्यू गिवन थी ना, कितनी गिवन थी बताओगे, बिल्कुल बेटा गिवन थी 10⁻10। सही है। मल्टीप्लाई बाई ई तो सर हमको पता है 1.6 बेटा, लेकिन ये ई क्या था बताओगे बेटा, ई था कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज कितने का आया, है ना। चार्ज कितने का आया बेटा, 2e का चार्ज है ना हीलियम के पास। तो देखो इलेक्ट्रॉन के पास ई का चार्ज होता था, इसलिए हम ई लिखते थे। यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है हीलियम की, और हीलियम के ऊपर चार्ज होता है 2e का। आई बात समझ में। तो ई की जगह पे क्या आ जाएगा, 2e, क्योंकि हीलियम का चार्ज लिखोगे ना आप, है ना। समझ में आ गई वाली बात। चलो सॉल्व कर लो यार इसको। ई की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, दैट इज़ 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। सही है बेटा। आप इसको काटो तो आई थिंक ये 3 पे चला जाएगा। सही कह रहा हूँ। एंड ख़त्म ही हो गया बस अब तो क्वेश्चन। टाइम निकाल लो यार, 3 इंटू में 10⁻, देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, 10⁻−10 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और कुछ तो कुछ कैंसिल शायद नहीं हो रहा, अच्छा ये भी कैंसिल हो गया,
देखो ना, 10⁻10 और 10⁻−10 आपस में 1 हो जाएंगे, तो आंसर कितना आया 3/2, दैट इज़ 1.5 सेकेंड्स। सिंपल क्वेश्चन था यार, है ना। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा वाला क्वेश्चन, एकदम सिंपल था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैन अ चार्ज ऑफ दिस बी गिवन टू अ बॉडी। देखो मैंने आपको बताया था बेटा, इस दुनिया में हर टाइप का चार्ज पॉसिबल नहीं है देना, हम कुछ ही अमाउंट ऑफ चार्ज दे सकते हैं, जो कि एन ई की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, सिर्फ उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को हम दे सकते हैं, है ना। और इसके अंदर जो ये एन होता है ना बेटा, ये एन क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मैंने बताया था ना बेटा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, ये समझ नहीं आया होगा आपको, है ना, मैथ्स के बच्चे तो ही नहीं आप। पहले यहाँ पे जो पता होना चाहिए, बस आपको याद रखो कि जो एन होता है ना बेटा, दैट इज़ इंटीजर। एन क्या होता है, इंटीजर। तो देखो यहाँ पे एन क्या है, इंटीजर है, तो बिल्कुल दिया जा सकता है। क्या ये √7 इंटीजर है, बताओ मुझको। सर नो, √7 इंटीजर नहीं है, तो ये वाला चार्ज ऑब्वियसली हम नहीं दे सकते। इसके बारे में क्या कहना है सर? सर चेक करना पड़ेगा, देख लेते हैं बेटा। चार्ज कितना है, 8 × में 10⁻−19 इज इक्वल्स टू बेटा n इंटू में ई कितना होगा, 1.6 × में 10⁻−19। देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सही है। सब दिख नहीं रहा होगा ना। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 × में 10⁻−19 था, क्या था, देखो सी पार्ट कर रहे हैं बेटा हम सॉल्व। 8 × में 10⁻−19, ठीक है। तो q इज इक्वल्स टू एन ही होता है, q की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 8 × 10⁻−19। n आपको कैलकुलेट करना है, e आपको पता ही होता है कितना होता है, e होता है ये। देखो 10⁻−19 से 10⁻−19 कैंसिल, है ना। n कितना आ गया, 8/1.6, है ना, और ये कैंसिल हो जाता है बेटा 5 पे। तो बिल्कुल बेटा c जो भी है बेटा हम इसको दे सकते हैं, ये चार्ज भी दिया जा सकता है बेटा बॉडी को। बेटा डी पूछ रहा है 0.8 × 10⁻−19। बेटा एक बात बताऊँ मैं आपको, 1.6 × में 10⁻−19 बेटा पहला चार्ज था जो हम दे सकते हैं। तो आपको लगता है ये तो इससे भी छोटी वैल्यू है। मैंने आपको बताया था ना बेटा कि जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे हमारे दुनिया के अंदर सबसे छोटा कॉइन कौन सा एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर, 1 रुपीज़ का। क्या उससे छोटा अमाउंट हम दे सकते हैं किसी को? नहीं दे सकते। वैसे ही मैंने आपको बताया था बेटा कि इलेक्ट्रॉन की दुनिया के अंदर तो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, वो यही तो है। और इससे छोटा क्या आप चार्ज किसी को दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो ये कैसे दे पाओगे? तो डी ऑप्शन नहीं दे पाओगे। आप चाहो ना तो इसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कैलकुलेशन से बच जाओगे भाई, लेकिन फिर भी अब आप डी ऑप्शन भी कर ही लेते हैं। इसको चेक कर लेते हैं कि सर हम कैसे पता लगाए। q इज इक्वल्स टू एन ही होता है, तो q की जगह मैंने ये लिख दिया, एन ये लिख दिया, ठीक है। e को हटा के भी बेटा मैं 1.6 × में 10⁻−19 लिख देता हूँ। देखो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जा, है ना। n कितना आ गया, 0.8/1.6। बेटा ये कितना आया, 1/2 0.5 आया। क्या 0.5 एक इंटीजर है? नो बेटा, इट इज़ नॉट इंटीजर, तो डेसिमल वैल्यू हो गई ना। तो यही समझा रहा था मैं आपको। देखो ना, इसका जो n आया बेटा वो क्या आ गया, वो इंटीजर नहीं आया, है ना। n इजंट इंटीजर, दैट सिंपली मीन्स बेटा ये वैल्यू, ये चार्ज, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आ गई बात समझ में? तो हमने डी भी लिख दिया बेटा, नहीं एग्जिस्ट करेगा। बेटा √49e, बेटा ये सबको पता है, पागल बना रहे हैं, 7e है ये। बेटा ये तो पॉसिबल है ना देना। √49 क्या होता है, 7 ही तो होता है। एंड आई होप आपको बेटा ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलो लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड के अंदर बेटा, पहले तो आप खुद ट्राई कर लो, चलो ट्राई करना है तो आपको, आई होप आपने कर लिया होगा यार इसको ट्राई। अब देखते हैं, कह रहे हैं 1 ग्राम ऑफ सॉलिड के अंदर इतने आइटम्स हैं हमारे पास। कितने आइटम्स हैं भाई? आइटम्स लिख लेता सबसे पहले। आइटम्स हमारे पास 5 × में 10⁻21। एंड कहा इसने, इसमें से बेटा हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, सब में से नहीं, इन आइटम्स में भी 0.01% आइटम्स में से। कितना? पहले लिख लो, 0.01% में से, इतने आइटम्स में से, है ना। देखो टोटल आइटम्स ये थे, सही है। इन टोटल आइटम्स के 0.01% में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, निकाल लिया। सर क्या बोल रहे हो ये? कुछ नहीं, देखो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, चुपचाप पहले तो एक काम करो, टोटल आइटम्स का, है ना, ये टोटल आइटम्स हैं, टोटल आइटम्स थे भाई ये, टोटल आइटम्स का 0.01% निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर? इतना तो यार आता होगा, थोड़ी बहुत मैथ तो आनी चाहिए। इतना ही होगा, सही कह रहा हूँ, 0.01% डिवाइडेड बाय 0 कितने, 1 2 3 4, उड़ा दो इसको, 10⁻17 आ जाएगा शायद, सही है। तो 0.01% कितना बना, 5 × में 10⁻17 आइटम्स बना। इन आइटम्स के अंदर से हमने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन को
बाहर निकाल लिया, यही कह रखा है ना क्वेश्चन में, इतने आइटम है ना, इतने आइटम्स में से हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया। अब बताओ कितना चार्ज उस बॉडी के पास आया। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, है ना, हमको पता चल गया बेटा ये क्या है। अब देखो एक बात बताओ मुझको, चार्ज निकालने के लिए हमको एन ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा जितने आइटम्स, अगर देखो ना एक बात खुद सोचो, जितने आइटम्स थे सब ने एक एक दिया इलेक्ट्रॉन, तो जितने आइटम्स उतने ही तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे। खुद सोचो ना, 2 लोग थे, दोनों ने 1-1 रुपये का कॉइन दिया, तो कॉइन कितने हुए 1 रुपये के, 2 ही तो हुए। तो जितने लोग उतने कॉइन, सिमिलरली जितने आइटम उतने इलेक्ट्रॉन। क्यों? बिकॉज हर एक आइटम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। ये वाली बात समझ में आई पक्का? तो बस एन कितना हो गया, एन हो गया 5 इंटू में 10⁻17। सब ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू में 10⁻19। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई मेरे भाई? सॉल्व वॉल्व कर लो इसको यार, 80 हो जाता है ये, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻2 आ जाएगा। कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं, बताओ? तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 80 डिवाइडेड बाई 10 ये हो जाएगा बेटा 0.8 आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है इसका आंसर 0.08 आता है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसी, है ना। यहाँ पे शायद हमने गड़बड़ कर दी हो। 1 2 3 4 17 18 19 20 21, ये तो ठीक लग रहा है मुझको, है ना। ये वैल्यू तो ठीक है। उसके बाद Q इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 10⁻17 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻19 17 18 19। अच्छा हाँ, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट था यहाँ पे, तो ये 80 नहीं होगा बेटा, ये 8 होगा खाली। क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने। ठीक है, देखा मेरा आंसर। देखो कभी कभी बेटा इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं कि आंसर तक याद आ जाता है। अभी क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसलिए मुझे इसका आंसर याद था। बेटा कितना आंसर आया? 0.08। इतना आंसर इसका आ जाएगा कूलम। आ गई बात समझ में? बताओ बच्चों। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना, इसके बाद कुछ भी नहीं है। आई होप आपको ये 8 के 8 क्वेश्चन, मतलब जितने भी हमने सॉल्व करे, अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे बेटा। बस याद रखना बेटा, Q इज इक्वल्स टू एनी। ये Q क्या होता है बेटा? ये Q होता है बेटा कितना चार्ज बॉडी के पास आया आफ्टर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। N क्या होता है बेटा? N होता है कितने इलेक्ट्रॉन आए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गए। और E क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। आ गई बात समझ में? देखो याद रखना, ये सारी चीज़ें हमने इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में खेली थी, लेकिन याद है आपको एक हीलियम वाला क्वेश्चन आया था, है ना। अगर वो क्वेश्चन मुझे मिल जाए, हाँ ये नहीं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिर वो, ये वाला क्वेश्चन याद है आपको? हाँ हीलियम कह रहा हूँ, सॉरी, अल्फा पार्टिकल वाला क्वेश्चन। देखो याद रखो, Q इज इक्वल्स टू एनी। जब मैंने बात करी थी बेटा इलेक्ट्रॉन की, तब ये N इलेक्ट्रॉन के लिए था और E भी इलेक्ट्रॉन का था, है ना। लेकिन बेटा जब मैंने बात करी बेटा किसी और चीज़ की, जैसे मान लो मैंने बात करी थी अल्फा पार्टिकल की, तो बेटा आप ये देखोगे कितने अल्फा पार्टिकल आए, कितने अल्फा पार्टिकल आए, और ये देखोगे कि चार्ज अल्फा पार्टिकल पे कितना होता है। ये मत मान के बैठ जाना हमेशा ये इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज रहेगा। नहीं बेटा, जैसे जैसे बॉडी चेंज होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास तो E का चार्ज होता है, तो इसलिए हमने E लिख दिया। लेकिन हीलियम के पास, हीलियम कह रहा हूँ, बार बार हीलियम निकलता है, अल्फा के पास बेटा 2E का चार्ज होता है, तो इसलिए हमने E की जगह पे क्या लिखा? 2E लिखा था। याद आ रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 2E लिखा था। ये रहा, देखो 2 और ये रहा E। आई बात समझ में? तो बस यही सब था यार। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास से बेटा हम क्वार्क वर्क जैसी छोटी मोटी चीज़ें देखेंगे, फिर एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है, फालतू की चीज़ें हैं, है ना। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है। बट स्टिल बेटा मैं आपको एक बात साफ कह रहा हूँ बेटा, एवरीथिंग इज इन योर सिलेबस। एजर्शन रीजन में कुछ भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज एनी क्वेश्चन, है ना। कोई भी स्टेटमेंट बेटा ना छोड़ो, तो इट्स बेटर आप सब कुछ ही पढ़ के जाना, ठीक है। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।